उनमें से उनका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। तो इनमें पहला क्वेश्चन है जो कि करंट का है, नेटवर्क का है, इसमें करंट पूछा है गिवन सर्किट में फ्रॉम द गिवन रेजिस्टेंस। ये सर्किट दिया था अपना, ये सर्किट दिया है। ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें से पूछा है करंट अपने को इन रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट। ओके, ये जो मेरा 2 ओम है, ये 20 है, ये 5 है और ये 2 ओम है। इधर एक रेजिस्टेंस हो रहा है 3 ओम है, 24। और इनमें से ये वैल्यू दे रखी है I4 एंड I5 है, I4 एंड I5। तो अपने को इस सर्किट में पूछा है I4 एंड I5 अपना क्या होगा। ठीक है, तो अपन इसमें लगाएंगे करंट डिवीजन लॉ लगेगा यहाँ पे, और कोई तरीका नहीं है अपने पास निकालने का। इसमें करंट डिवीजन लॉ लगेगा, करंट डिवीजन लॉ, सीढ़ियाँ लगेगा इसमें, करंट डिवीजन लॉ बोलते हैं। करंट डिवीजन लॉ क्या होता है कि अगर दो रेजिस्टेंस मेरे पैरेलल में है, यहाँ तो जिन रेजिस्टेंस से करंट पूछा है वो दोनों पैरेलल में है। अगर मेरा टोटल करंट ये है, इधर से आने वाला करंट I है, तो इधर इस ब्रांच में और इस ब्रांच में जाने वाला करंट मैं करंट डिवीजन लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो पहले उसके लिए तो अपन को यहाँ जाने वाला पूरा करंट चाहिए, ये करंट I मिलेगा, तभी तो करंट डिवीजन से ये दोनों करंट अपन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये जो टोटल करंट है ये कैसे आएगा, टोटल करंट इक्वल टू क्या होता है, टोटल करंट I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा पहले। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये सीरीज वाला ऐड होता है, पैरेलल वाला का दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उनका क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है अगर टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पैरेलल में कौन है, 2 और 2, अगर वो सेम वैल्यू क्या है तो हाफ हो जाता है डायरेक्ट। यहाँ भी रखेंगे 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, इट विल बी 1। तो ये 2 का क्या हो गया 1, 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 1। देन ये 2 है, ये इनका 1 हो गया। 20 और 5 का कितना हो जाएगा, 20 एंड 5 का हो जाएगा 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 4। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 4, फिर कितना है 2, तो यहाँ नीचे कितना है, इसको कई बार भूल जाते हैं इसलिए ये ध्यान रखना, नीचे भी यहाँ रेजिस्टेंस रहता है, इसको काउंट नहीं करते कई बार। तो ये कितना है 2, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, सीरीज में सब ऐड हो जाएंगे, 3 एंड 3 6, 6 एंड 6 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 12। टोटल वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R, 24 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 2 एम्पियर। अब जो करंट मेरा यहाँ ये टोटल करंट है ये 2 एम्पियर है, ये इन दोनों में से गया वापस, तो यहाँ के वो 2 एम्पियर ही हो जाएगा। तो इधर जाने वाला करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। अब अपन निकालेंगे इसमें कि 2 एम्पियर में से इन दोनों रेजिस्टेंस में से कितना कितना करंट जाएगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें से करंट हमेशा कम जाता है, ये नेचुरली होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें कम जाएगा ना करंट। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज ये करंट के फ्लो का अपोजिट तो करता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ मेरा 2 एम्पियर आया है, ये 20 है। अगर डायरेक्ट ऑप्शन में भी अपने को दिख जाए ये I4 है, तो यहाँ से अपने को ये बात सीधी से समझ में आ जाती है कि I4 विल बी लेस देन I5 बिकॉज R4 इज ग्रेटर देन R5। ये 20 ओम ज्यादा है 5 ओम से, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम जाएगा, क्योंकि तो करंट डिवीजन लॉ से क्या होता है कि रेजिस्टेंस के अपोजिट रेशियो में करंट फ्लो होता है। तो मेरा I4 क्या होगा, इसमें I4 होगा इस वाले रेजिस्टेंस के रेशियो में जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 इंटू 2, तो दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा मेरा I4 ही हो जाएगा। I5 में ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि KCL होता है ना, करंट किरचॉफ से करंट लॉ जो होता है कि आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट कितना है 2 एम्पियर, जाने वाला कितना करंट है I4 एंड I5। तो I5 कितना हो जाएगा 2 माइनस I4, 2 माइनस I4 कितना है 2/5, तो ये कितना हो गया 10 में से 2 गया 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, दोबारा ये मतलब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं, वरना वो लगा लो, वरना ये भी लगा लो, बोले करंट डिवीजन का लगा लो तब भी यही आएगा। I5 के लिए क्या आएगा, ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस आएगा और नीचे दोनों का एडिशन आएगा इंटू 2,
दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 5, वही आएगा सेम। ठीक है, तो I4 आ गया मेरा 2.5 और ये आ गया मेरा 8, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 5, 2/5 और ये हो गया 8/5। तो एक प्रॉब्लम तो ये था उसमें। दूसरा प्रॉब्लम तो इसका आंसर क्या आ गया अपना I4 एंड I5 के लिए, I4 हो जाएगा 2/5 एंड I5 हो जाएगा 8/5। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या पूछा अपने से। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अभी पेपर तो आया नहीं अपने पास। अभी सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है इसका ये, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि मेरे दो चार्ज है, चार्ज Q1 एंड Q2, चार्ज Q1 एंड Q2 है, इनका बीच में डिस्टेंस d है इन ए मीडियम ऑफ, और ये जिस मीडियम में रखें उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसको एप्सिलॉन r से बोलते हैं अपन, वो मेरा k है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज k इफ दे आर प्लेस्ड इन द एयर, अगर एयर में रख देंगे तो वहां क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। Q1 और Q2 मेरा एयर में है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस व्हेन दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। अब ये वाली डिस्टेंस अपने को पता करनी है d1, जिस कंडीशन क्या है कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो दोनों इक्वल है। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है तो बहुत सिंपल से अपने लिए क्या होता है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। यही तो होता है ग्राउंड फोर्स, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है वो यही तो होता है ना, बीच की डिस्टेंस d है, Q1 Q2 चार्ज है अपना, ये फोर्स हो गया। और उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरा एप्सिलॉन r क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, एयर के लिए 1 होता है, यहाँ ये k है, तो ये F1 है वो ये था, तो F1 क्या हो जाएगा मेरा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d स्क्वायर। ये बोल रहा है कि F2 के इक्वल होगा, F2 मेरा क्या हो जाएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एप्सिलॉन r नहीं आएगा, इनटू d1 स्क्वायर, d1 जो अपने को बताना है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा अपना, यहाँ से बचा 1/k d स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा d1 क्या आ गया, d√k। फिर तो सिंपल सा बेसिक है, अपने को मालूम है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट टाइम वो कैसे भी पूछ सकते हैं, ये अपने को अगर ये फॉर्मूला मालूम है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो उसमें वो बोल देंगे कि ये चार्ज मैंने चेंज कर दिया, डिस्टेंस चेंज कर दिया, तो ये के बताओ क्या होगा अगर दूसरे वाले मीडियम का। पर अपने को अगर ये फॉर्मूला मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू होता है। तो यहाँ से अपना d ये आ गया। ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल करना था, पहले केस में फोर्स निकाला, दूसरे केस में फोर्स निकाला, दोनों को इक्वल किया और इक्वेशन सोल्व आउट करके अपने पास d का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हाँ ये एक लूप है जो करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पे और r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या रेशियो पूछा है। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, देखो मालूम है कि क्या होता है करंट कैरिंग लूप के लिए सेंटर पे और उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मालूम है अपने को। ये अपन जानते हैं कि उसके सेंटर पे क्या होता है और उसकी एक्सिस पे क्या होता है। ये लूप है, मान लो फॉर एग्जांपल ये करंट कैरिंग लूप है मेरा, ठीक है, इसमें करंट आई है, तो ये तो अपन ने बहुत बार डिराइव कर रखा है, सब लोग जानते हैं इसको। यहाँ जो पी पॉइंट है ये एक्सिस से डिस्टेंस आर ले रखी है उन्होंने और इसकी रेडियस भी आर है। तो पी पॉइंट पे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई, इसको अगर मैं जेड मानूं,
या एच मान लो जेड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर इसकी रेडियस प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई की पावर 3/2। ये होता है इसकी एक्सिस पे जेड डिस्टेंस पे। बी एट पी क्या होगा इसमें, म्यू नॉट आई जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे जेड कितना हो जाएगा, तो यहाँ जेड इज इक्वल टू आर दे रखा है, एट द सेंटर जेड इक्वल टू 0। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है इसमें, तो रेशियो को ना इजीली बता सकते हैं, बीपी अपॉन बीसी, बी एट पी बी एट सी, सी द सेंटर। तो इसमें मैं इसको ऊपर वाले को न्यूएट से न्यूएट एक बार पूरा लिख ही देते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर जेड के जेड इक्वल टू आर पुट कर देते हैं इसमें, आर स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2r ऊपर जाएगा, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई गेट कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 2r की पावर 3/2, ऊपर कितना आ गया 2r क्यूब, नीचे कितना आ गया 2 इंटू ये हो गया 2r की पावर 2r स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो ये 2 से 2 भी गेट कैंसिल आउट हो गया, ये भी। तो ऊपर क्या बचा अपना r क्यूब बचा, और नीचे क्या आ गया, इसका भी r क्यूब आएगा, और 2 की पावर 3 8 का रूट क्या आएगा 2√2 r क्यूब। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, बी एट पी डिवाइडेड बाई बी एट सी विल बी 1/√8 दैट इज इक्वल टू 2√2। ये कुछ भी पूछ सकते हैं, जेड इक्वल टू आर दे दे, आर के अलावा 2r दे देंगे, कुछ और दे देंगे, लेकिन अगर अपने को ये फॉर्मूला मालूम है, यही फॉर्मूला है बस, करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके एक्सिस पे है ये, जो इसका सेंटर से पास होने वाली लाइन है, उसके ऊपर आर जेड डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, ये था कंडीशन कि दो करंट कैरिंग वायर हैं, देयर आर टू करंट कैरिंग वायर जिनको सेम डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, इस करंट इस वायर में और इस वायर में, इनके बीच में लगने वाला फोर्स का कंडीशन कि अगर मैं इनकी डिस्टेंस को चेंज कर दूं और करंट जो जाने वाला है I1 एंड I2, इसको इनके बीच की डिस्टेंस अगर दी होती है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 की लेंथ L हो, करंट कैरिंग वायर है, अगर उनकी लेंथ L है, उनके बीच में डिस्टेंस D है, और ये I1 और I2 करंट है, तो इसका जो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला ये होता है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये भी याद होना चाहिए अपने को। अब इस फॉर्मूले में उन्होंने कंडीशन दी है कि D को सेकंड केस में मैं D/2 कर देता हूँ, एंड I1 एंड I2 को डबल कर देता हूँ, ठीक है, तब भी F2 और F2/F1 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सेकंड केस में अगर हमने म्यू नॉट अपना सेम रहेगा, ये भी 2I1 हो गया इंटू ये 2I2 हो गया, L सेम रहा और डिवाइडेड बाई 2 ये D/2 कर दिया, मतलब करंट मैंने डबल कर दिया और ये डिस्टेंस दोनों के बीच की वो मैंने आधी कर दी, और जो मेरा F1 था उससे डिवाइड करेंगे, वो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 L/2πD। ओके, तो I1 से I1 I2 ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, ये 2πD से 2πD भी गया, तो ये तो सीधा ही 8 आ गया।
ओके, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, इस फॉर्मूले में जो जो चीजें चेंज की गई है, एल चेंज नहीं हुआ था, डी और I1 I2 चेंज किया था, जितना चेंज किया उतना रखा, दोनों का रेशियो निकाल लिया। बहुत इजी था, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे है, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई ऐसे साइड बाई फॉर्मूला नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था एकदम। लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो बहुत आगे तक पढ़ाया जाता है। और ये फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये भी बहुत आगे तक चलता है, इंजीनियरिंग में भी चलता है ये। इंजीनियरिंग के तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सब में चलता है। इस टाइप के क्वेश्चन तो गेट में भी आ जाते हैं। गेट जो आफ्टर बीटेक एमटेक करने के लिए देते हैं एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कि IIT, ये जेई का एग्जाम है, वैसे ही गेट का एग्जाम है बीटेक के बाद, वहाँ भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये एक इसमें ये पूछा गया था अपने को कि इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है ये एक सीरीज RLC सर्किट दे रखा है, ये तो बहुत बेसिक सवाल है। ये L है, ये C है, ये R है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर का रेशियो पूछा है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है उसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। ये रिलेशन तो बहुत काम आता है पूरे आगे, मतलब ये याद ही कर लो, बहुत अच्छा रिलेशन है। किसी भी सर्किट में ये वाला रिलेशन चलता है, FR, यहाँ बैंडविड्थ भी फिर हर्ट्ज में रखनी होगी, FR इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपने को मालूम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे 1/2 पाई, L का वैल्यू दे रखा था 0.2 हेनरी, 0.2 मल्टीप्लाई इसका दे रखा है 0.2 माइक्रो, माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6, ये मालूम होगा ना, 1 मिली इक्वल टू 10⁻⁻3, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6, 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9। कैपेसिटेंस माइक्रो, नैनो में और पीको में दी होती है हमेशा, 1 पीको इज इक्वल टू 10⁻⁻12। नॉर्मली यही है इनकी प्रैक्टिकल वैल्यूज कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1000 बटा 0.2 बाहर आ जाएगा, तो 0.4 पाई, ये आ जाएगा अपना इसका आंसर। इसका फाइनल आंसर हम कैलकुलेटर से बता देता हूँ आपको, 1000 बटा 0.4 पाई, ये आएगा 779577 हर्ट्ज। डायरेक्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है, और इसमें पूछा ही बहुत अच्छी बात है। तो एक लाइन का आंसर था ये, आप कर सकते थे इजीली इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं अभी। जितने क्वेश्चन अपने को मिले हैं उनका सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है, ओके, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, वो रेट वर्ड वहां पे यूज हो जाता है, यहाँ पे टाइम भी दिया होता है। तो आप ज्यादातर इसमें कोशिश करो कि dE/dt का कोई भी हो, कुछ भी हो, जैसे x इंक्रीजिंग बाय ए कांस्टेंट रेट, इसका मतलब होता है कि dx/dt विल बी कांस्टेंट, ओके। काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी होता है पावर, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी, दैट इज रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी dt। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक वैल्यू है 5000 जूल, और ये पहले कितनी है 0, और ये बाद में कितना है 5, और ये 0, t5 पे एट t = 5,
काइनेटिक एनर्जी इज 5000 जूल एट टी इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज 0 जूल। ओके, अपने को पूछा है कि इस पे लगने पार्टिकल पे t इक्वल टू 5 पे लगने वाला फोर्स बताइए क्या होगा। फाइंड द फोर्स एट t इक्वल टू 5, एट t इक्वल टू 5 पे फाइंड द फोर्स, फोर्स का वैल्यू बताइए क्या होगा ऑन द पार्टिकल। तो यहाँ से ये मेरे को पावर लग गया, और पावर में और फोर्स में, फोर्स निकाला तो पावर और पावर दिया हुआ है, तो इन दोनों में रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो ये अपने पास रिलेशन मालूम है, ये होता है F इंटू वी, वी इज द वेलोसिटी। अब t इक्वल टू 5 पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसका मास भी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg। तो यहाँ से अपन v निकाल सकते हैं। v क्या आएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन m का अंडर द रूट, ये मेरा वेलोसिटी हो गया। तो 2 टाइम 5000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आएगा 10 रूट 50। ओके, मतलब 50 रूट 2, 550 रूट 2, ये मेरा वेलोसिटी हो गया। तो फोर्स निकालना, तो फोर्स में इजीली निकाल सकता। मेरे पावर यहाँ से क्या आ गया था 1000 जूल, 1000 वाट आ गया था, पावर का यूनिट वॉट होता है। 1000 डिवाइडेड बाई, अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो उसको वेलोसिटी से डिवाइड करूंगा, वेलोसिटी कितनी है 50 इंटू रूट 2, तो यहाँ से मेरा फोर्स आ जाएगा, फोर्स न्यूटन। तो बिंदी से बिंदी 20 डिवाइडेड बाई रूट 2, दैट इज 10 इंटू रूट 2, दैट इज 14.14 न्यूटन। चेंज इन काइनेटिक, यहाँ समझ नहीं था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से अपने को क्या वैल्यू मिलने वाला है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद टाइम, इससे अपने को पावर मिल गया इसमें। ओके, उस पावर से, पावर और फोर्स में ये रिलेशन होता है। फोर्स निकालना है, पावर दिया हुआ है, तो अपने को रिलेशन याद मालूम करना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले से अपन इसको निकाल सकते हैं। यहाँ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है t इक्वल टू 5 पे, t इक्वल टू 5 पे ये काइनेटिक एनर्जी है, मास भी दे रखा है उसका। तो यहाँ से मैं इसका वेलोसिटी निकालूंगा, ये वेलोसिटी यहाँ पुट करके, पावर यहाँ पुट करके, यहाँ से अपन फोर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हो गया अपना, ये पूछा था कि वेट बताओ किसी के, तो अपने को बहुत मतलब वैसे भी नॉलेज में रहता है ये चीज कि जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे अपना जी का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एट ए हाइट एच पे क्या होता है जी डैश, जी अपॉन 1 अपॉन एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर अपना एच आर से बहुत कम है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। इफ h is less than, much less than r, r is the radius of earth, okay, that is 64,000 किलोमीटर। अब किसी बॉडी का वेट दे रखा है उसने 18 न्यूटन है, इस स्फीयर पे कोई बॉडी रखी है, उसका वेट दे रखा है 18 न्यूटन। अगर मैं इसको 3200 किलोमीटर हाइट पे ले जाता हूँ तब उसका वेट कितना होगा, तो वहां से मेरा जी आ जाएगा, ठीक है। मैं जी क्या निकालूंगा, यहाँ से जी 1 माइनस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि 3200 किलोमीटर ज्यादा छोटा नहीं है यहाँ से, तो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा जी अपॉन 1 प्लस 3200 बटा 64,000 का होल स्क्वायर। तो जी अपॉन ये क्या हो गया हाफ, 3 बटा हाफ में 1 ऐड किया तो 3, तो ये क्या हो गया 8.9। तो मेरा जी हो गया, जी डैश हो गया 8/9 इंटू जी, 8/9 इंटू जी, ये मेरा जी आ गया, जी डैश आ गया। और वेट क्या होता है एम जी डैश, तो साइड पे जो वेट होगा एम जी डैश होगा, तो एम जी मेरा एम जी डैश मेरा क्या है ये 8/9, और एम जी कितना 18 दे रखा उसने, 8/9, तो 8 दूनी 16 न्यूटन। तो अगर किसी पार्टिकल को अपन एक हाइट पे ले जाते हैं तो उसका
वेट कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो जी है वो कम हो जाता है अभी, और इस फॉर्मूले से होता है वो। यहाँ फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, क्योंकि ये कंपेरेबल हाइट है, जो अर्थ की रेडियस है उसके कंपेरेबल है ये, इसलिए अपने को यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जी निकाला और अपने को मालूम है वेट होता है mg, और यहाँ पे जी डैश आ जाएगा, यहाँ पे mg डैश आ जाएगा, और जी डैश को मैं जी के टर्म में रखूंगा। तो ये mg मेरे को दे रखा है पहले उन्होंने कि mg इक्वल टू 18 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 16 न्यूटन हो जाएगा वहां पे वेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन EBC में रिलेशन पूछा था, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। EBC में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन EBC, इसमें रिलेशन क्या था, इसमें सही जो रिलेशन होता है वो B क्रॉस C इज इक्वल टू E, ये होगा, ठीक है। और इसमें बाकी दो रिलेशन है वो बता देता हूँ। C क्रॉस E होता है पैरेलल ऑफ B, B की डायरेक्शन में होगा ये, ठीक है, B के पैरेलल होगा ये, ओके। तो अपना ये सही रिलेशन था इसमें से। बाकी और रिलेशन देखता हूँ मैं, है तो ये हो गया अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो चुका है। एक था डायमेंशन का,